हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर जो लोग हिंदी मीडियम से जो पढ़ाई करते हैं उनको एमबीबीएस करने में दिक्कत होती है या नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ से डरते हैं कि सर एमबीबीएस जो होती है उसकी सारी जो बुक्स हैं वो तो इंग्लिश में होती हैं, तो उसमें जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट पहुंच जाएंगे वो तो उसको आराम से नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे इस वीडियो में देखेंगे कि भाई हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उनका सोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आप जाएंगे ना तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्ले लिस्ट है, आप उन प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे आपके काम की बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। मैं अक्सर देखता हूँ कि ना स्टूडेंट्स मुझे ना कुछ कमेंट करते हैं कि सर हमें ये बता दीजिए वो बता दीजिए, जबकि वो ना मेरी सारी वीडियोज़ देखते नहीं हैं, क्योंकि उन वीडियो में वो जो पूछते हैं वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके अलावा हमारे दो फेसबुक ग्रुप हैं, एक नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए है, नीट यूजी गुरु के नाम से, और दूसरा नीट पीजी स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप चाहें तो इन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज। तो देखिए भाई, सबसे पहला सवाल आता है कि जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एमबीबीएस करने में दिक्कत आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने खुद जो अपनी पढ़ाई की है पहली से लेके 12वीं क्लास तक वो यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से ही की है, और मेरा जो स्कूल था ना वो भी एकदम यूपी का एकदम सिंपल सा स्कूल था। तो देखिए, ये जो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये राजकीय इंटर कॉलेज है, ये नोएडा के अंदर है। यहाँ से मैंने 10th पास की थी, और ये फ़ोटो मेरे 12th के स्कूल का है जिसका नाम आरएसएस इंटर कॉलेज है, ये छलेरा गांव है उसके अंदर है। तो दोनों ही एकदम सरकारी स्कूल हैं। मुझे अभी भी याद है राजकीय इंटर कॉलेज में मेरी फ़ीस शायद 6 महीने की 100 रुपये के आसपास हुआ करती थी, और ये जो हमारा जो आरएसएस इंटर कॉलेज है यहाँ भी शायद 1 महीने की फ़ीस 150 रुपये के आसपास थी। मतलब मैंने भी एकदम सिंपल से स्कूल से, जो यूपी बोर्ड के जो हिंदी मीडियम के स्कूल है वहाँ से ही 12th की है। इवन मैं आपको बता दूं कि महीने में कितनी बार होता था, काफ़ी महीनों तक तो हम लोग ना टाट पट्टी पे बैठ के ग्राउंड में ही स्टडी किया करते थे, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती थी तो ठंड लगती थी, तो बाहर धूप होती थी। तो वहाँ पे जैसे कि गांव के स्कूल होते हैं ऐसे हम लोग भी सरकारी स्कूल में ऐसे ही बाहर अपना टाट पट्टी डाला और उस पर स्टडी शुरू कर दिए थे। तो जहाँ तक इंग्लिश की बात है ना, जब मैं 11th 12th में था, 10th में था, तब भी मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। पर ना मुझे एक ख्याल हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है। मैं जब भी देखता था, कभी मैं इंग्लिश के न्यूज़पेपर देखता था, किसी को इंग्लिश में बात करते देखता था बाहर, तो मुझे लगता था इंग्लिश ना सीखनी ही सीखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे जाके ये हिंदी मीडियम के स्कूल में तो मैं शायद नहीं सीख पाऊंगा, पर आगे जाके मैं इंग्लिश ज़रूर सीखूंगा। तो अ, और एक बात मैं अच्छे से समझ गया था कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे आसान तरीका वो है कि किसी ऐसी जगह पे पढ़ाई करो जहां इंग्लिश में पढ़ना ना मजबूरी हो जाए। क्योंकि देखो, जब हम 11th 12th में थे ना तो हमारे केमिस्ट्री के सर थे, तो वो जब हमें ना कुछ होमवर्क देते थे और कुछ सवाल देते थे, जब हम लोग को करके नहीं लाते थे या क्लास में बता नहीं पाते थे, वो कम से कम नहीं सर्दी के दिनों में 20 डंडे, 10 से 20 डंडे एकदम सुबह सुबह हमारे हाथों पे मारते थे। तो उनसे इतना डर लगता था कि हम लोग केमिस्ट्री एकदम अपनी टनाटन रखते थे पढ़ के। तो तभी ये था कि भाई इंसान का एक नेचर होता है कि डर जो होता है ना, तो डर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जब इंसान को डर लगता है तो वो काम करता है। तो इसलिए मुझे भी पता था कि यार कहीं अगर ऐसी जगह पहुंच गए ना जहाँ पे कि इंग्लिश इंग्लिश जो सीखना मजबूरी हो जाए, बिना इंग्लिश के काम चले ही नहीं, तो वहाँ पे इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा। और मुझे पता था कि जो एमबीबीएस जो होती है, जो मेडिकल कॉलेज जो होता है, वहाँ पे बिना इंग्लिश के काम चलता नहीं है, सबको सीखनी होती है क्योंकि सारी किताबें इंग्लिश में होती हैं। तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह मैं लेता था, ना कि नेगेटिव कि भाई मैं एमबीबीएस कैसे करूँगा या क्या किया जाएगा। तो इसलिए इंग्लिश में पढ़ाई होगी ऐसा ख्याल तो कभी मेरे मन में आया ही नहीं, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि 12th के बाद ना मुझे इंग्लिश सीखनी ही है और इंग्लिश में ही पढ़ाई करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि मेरे ना एक दूर के चाचा जी थे, तो वो केवल 10th पास थे। अब क्या हुआ भी, उनकी ना एक नौकरी लग गई एक पानी के जहाज पे, जो शिप होता है उस पे, और जिसकी वजह से जो उनका शिप जो था ना वो ऑस्ट्रेलिया में गया, तो उनकी ऑस्ट्रेलिया में पोस्टिंग रही काफ़ी टाइम। तो कुछ सालों बाद ना वो हमारे घर आए, तो जब वो हमारे घर आए थे तो वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते थे ना, मैं बता नहीं सकता। इवन मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। तब मैं समझा कि यार जब एक 10th पास इंसान बाहर विदेश में गया और वो इंग्लिश सीख गया, तो हम लोग क्यों नहीं सीख सकते। तो तब मुझे पर ये बात समझ में आ गई कि भाई अगर आप ऐसी जगह पहुंच जाओ ना जहाँ पे इंग्लिश जो सीखना मजबूरी हो जाए, तो आप ज़रूर सीख जाओगे। तो उनकी ना इसी बात से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, और मुझे समझ में आ गई थी भाई कि ऐसी ही जगह जाना है जहाँ पे कि इंग्लिश जो है सीखना एकदम अनिवार्य हो जाए, तो मैं आराम से सीख जाऊँगा। और एमबीबीएस में आप जानते हैं सब इंग्लिश होती है, तो वो बड़ी एक पॉजिटिव फैक्टर था। और मैंने ना मेडिकल कॉलेज में, मेरे मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि हिंदी मीडियम से आए थे। अक्सर आप देखोगे कि जो लोग यूपी, राजस्थान या बिहार से आते हैं ना, वो तो काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे।
पर मैंने देखा है कि एमबीबीएस के दौरान ना किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं हुआ कि भाई उसे इंग्लिश की वजह से एमबीबीएस पढ़ने में कोई दिक्कत आई हो, या वो एमबीबीएस में इसलिए फेल हो गया कि वो हिंदी मीडियम से आया, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। सब के सब लोग आराम से एमबीबीएस में पढ़े, पास भी किए। इवन इंग्लिश उनकी और ज़्यादा अच्छी हो गई एमबीबीएस पास करने के बाद। मैंने देखा मेरी भी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होगी, और जो मेरे फ्रेंड्स थे ना जो हिंदी मीडियम के, सबकी ही इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। हाँ, पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश को ठीक करने के लिए ना मेहनत काफ़ी करनी पड़ी थी मुझे। तो मैंने क्या किया था, मैं आपको कुछ अपनी चीज़ें बताता हूँ। मैंने ना पहले ना कुछ कॉपियाँ खरीदी, पतली पतली कॉपियाँ, और उनमें ना मैं रोज़ 10 से 20, लगभग 10 से 20 इंग्लिश के वर्ड मीनिंग लिखता था, और उनको बीच बीच में रिवाइज़ करता रहता था। तो जैसे मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ, एमबीबीएस की मेरे पास जो बुक्स हैं उसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें जो भी टफ वर्ड मीनिंग मिलता था उसको मैं उन कॉपी के अंदर लिख लेता था, और फिर उनको बार बार मैं रिवाइज करता रहता था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिक्शनरी। भाई देखो डिक्शनरी जो है ना, क्योंकि वर्ड मीनिंग तो हमें देखने, तो उस टाइम तो इंटरनेट इतना था नहीं, तो मेरे पास दो डिक्शनरी थी, एक थी इंग्लिश टू इंग्लिश और एक थी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी। तो इनसे मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। और मैं क्या करता था, मैं अपनी जो 11 12 इवन 9 10 11 12 सबकी जो इंग्लिश ग्रामर की बुक थी वो अपने साथ एमबीबीएस में लेके गया था। रोज़ मैं अपने बीच बीच में टाइम निकाल के जो इंग्लिश ग्रामर था ना उसको रिवाइज करता रहता था, जो टेंस होते हैं, ठीक है, ये सब मैं रिवाइज करता रहता था। और एमबीबीएस की जो सारी किताबें थी वो तो इंग्लिश में थी ही, तो जब ये इंग्लिश में किताबें तो इंग्लिश में पढ़नी भी पड़ेंगी, तो उससे भी इंग्लिश सीखने में ना काफ़ी मुझे हेल्प हुई थी। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट किताब है, जो लोग यूपी बोर्ड से पास किए हैं वो लोग तो जानते होंगे कि भाई ये किताब कौन सी है। ये है न्यू लाइट इन इंग्लिश ग्रामर। ये इतनी अच्छी किताब है, 1957 से ये यूपी बोर्ड में चलती आ रही है, और मैं आज भी मानता हूँ कि ये किताब बहुत अच्छी है। ये इसके 9 10 11 12 चारों किताब आती हैं, और ये किताब मेरे पास अभी तक है। ये बहुत ही अच्छी किताब है, इसने मुझे इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प की। उसके बाद जो मेरे पास दो डिक्शनरी थी, पहली थी भार्गव की डिक्शनरी। ये भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही फेमस डिक्शनरी है ये। इसमें इंग्लिश टू हिंदी दिया है, तो इससे बड़ी आसानी से हम लोग ना वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। और शुरू शुरू में तो मुझे दिक्कत होती थी, तब मैं भार्गव ये वाली जो डिक्शनरी है ये यूज़ करता था। पर जब मेरी इंग्लिश थोड़ी बेटर हो गई, तब एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है वो ये वाली, तो मैंने ये यूज़ करना शुरू किया, और इससे भी काफ़ी हेल्प होने लगी। अच्छा, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट में जो मोबाइल के अंदर मुझे दो डिक्शनरी बहुत अच्छी लगती हैं। एक ये वर्ल्ड वेब के नाम से है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही अच्छी डिक्शनरी है। उसके बाद एक होती है ऑडियो डिक्शनरी, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन बोल के दिखाएगी। भाई कभी देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम ना वर्ड तो पढ़ लेते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि इसको प्रॉपर तरीके से बोला कैसे जाता है। मेडिकल में एमबीबीएस के दौरान 2 3 बार मुझे बड़ा ख़राब फील हुआ, क्योंकि मैंने किसी वर्ड को ना गलत तरीके से बोल दिया था। जैसे एक वर्ड होता है यूनिक, तो यूनिक को मैं यूनिक्यू बोल देता था, तो बहुत ही गलत था। तो काफ़ी लोग हंसते भी थे, पर यह है कि देखो जब कोई हंसता है तभी आपको चीज़ें आपको ठेस पहुंचाती हैं, और आप उसमें मेहनत करते हो और आप उसमें और अच्छे होते हो। तो उसमें दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, खुद को इंप्रूव करना चाहिए। तो ये एक ऑडियो डिक्शनरी आती है, ये भी प्ले स्टोर पर है, इसको भी आप डाउनलोड कर लेना। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि भाई किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। उसके बाद देखो ये सब मैंने किया, तो देखते ही देखते कब मैं इंग्लिश सीख गया ना मुझे पता ही नहीं लगा। मतलब मुझे उसके बाद फील ही नहीं हुआ कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया। एक बार बस एफर्ट लगाया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, फिर मैं सीखता ही चला गया। तो मेरा बोलना यह है कि ना इंग्लिश से ना डरना बिल्कुल नहीं है। शुरू शुरू में क्या होता है कि आपको ना इंग्लिश सीखने में दिक्कत होगी। शुरू शुरू में जब आप किताबें पढ़ेंगे ना तब आपको दिक्कत होगी। हो सकता है पहला चैप्टर पढ़ते टाइम आपको काफ़ी टाइम डिक्शनरी खोलनी पड़ जाए, पर उससे घबराना नहीं है। समय के साथ साथ ना ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो देखो यहाँ पे डर है ये, तो इसलिए इंग्लिश का जो डर है ना, अगर किसी के भी अंदर इंग्लिश का डर है, उसके दिमाग में वो डर बैठ गया है, तो देखो उसे अपने दिमाग से प्लीज़ आप निकाल दो। क्योंकि होगा क्या कि आप ये सोचते रहोगे कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे इंग्लिश, और उस चक्कर में आप अपनी जो नीट की पढ़ाई है ना उसको ख़राब कर लोगे, आपको टेंशन ही लगी रहेगी। तो ये सब नहीं सोचना है, वो एमबीबीएस की बात की बात है, उसको बाद में देखा जाएगा। आपको अपना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। जितना टाइम आप अपना नष्ट करेंगे उतना ही आप अपना नीट की तैयारी को ख़राब करेंगे। अब देखो कुछ स्टूडेंट ना मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमने ना एमबीबीएस की बुक्स डाउनलोड की और देखा, उनको पढ़ने की कोशिश की, वो काफ़ी कठिन लग रही थी। भाई देखिए आप लोगों अभी 11 12 में, और आप किताब पढ़ रहे हो एमबीबीएस की, आप कोशिश करें तो वो आपको समझ में थोड़ी ना आएगी, वो इतनी जल्दी। देखो हर चीज़ का ना एक समय होता है। तो पहले आप क्या करो कि या तो देखो एमबीबीएस की किताब कभी कभी मैं भी अपनी लाइब्रेरी में खोल लेता था, पर मैं ना बस थोड़े बहुत डायग्राम देके बंद कर दी। कभी मैंने उस चीज़ को दिल से नहीं लगाया कितनी टफ है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको मैंने बाद के लिए छोड़ दिया। तो आप लोग भी ना अगर किसी को दिक्कत होती है एमबीबीएस की किताब देखने से, तो प्लीज़ उसको मत डाउनलोड करो, मत देखो, उससे आपका ना कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना, देखो ये ऐसा करने से आप करोगे क्या, बस एक ही चीज़ करोगे, आप अपना समय नष्ट कर लोगे जो कि सही काम में लगना था। एक बात हमेशा याद रखना लाइफ में कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तो अभी जब समय है तो आप 11th में हो या 12th में हो, नीट की तैयारी करो तो केवल नीट की तैयारी पे ध्यान लगाओ।
एक बार जब नीट हो जाएगा तब एमबीबीएस भी हो जाएगा भाई। एमबीबीएस की किताबें आप तब आराम से बैठ के पढ़ लेना, सब समझ आएंगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। एक बार अगर आपका नीट हो गया, आप एमबीबीएस में अगर चले गए, तब अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आई तो आप मुझे बोलना कि सर आपने झूठ बोला था। ऐसा होगा ही नहीं, मुझे पता है, आप आराम से एमबीबीएस निकाल ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होती। एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एमबीबीएस में एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर संजीव काकोती, बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं आसाम के। तो वो एक बात हमेशा बोलते थे कि एक डॉक्टर को ना अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। जो संजीव सर हैं वो तो यूके में भी शायद रहे थे, चाइना में भी रह चुके थे कुछ दिन, तो उनको काफ़ी सारी लैंग्वेज का ज्ञान था। वो हिंदी, असमीज़, बंगाली, इंग्लिश सब बोल लेते थे। तो ना ये हमेशा कहीं जाओ ना, चाहे वो इंग्लिश सीखनी हो, चाहे कोई लोकल लैंग्वेज सीखनी हो, कोशिश करनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने की, वो बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने अपना एमबीबीएस आसाम से किया है, तो थोड़ी बहुत आसामीज़ ना मैं सीख लेता हूँ, और समझ तो मैं सारी ही लेता हूँ। तो मैं एक बार एम्स में जब जेआर था, तो मैं इमरजेंसी में काम कर रहा था, तो वहाँ एक आसामीज़ पेशेंट आया, तो उसको हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत थी, तो मैंने उससे आसामीज़ में बात की। वो इतना खुश हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि लोग इमोशनल हो जाते हैं। और मैं उसके बाद में जब भी ड्यूटी पे जाता था, वो मुझे ही खोजता था कि सर कहाँ पे हैं। तो इसीलिए लैंग्वेज सीखना ना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ भी रहो ना, लैंग्वेज आप आराम से सीख जाओगे दोस्तों के साथ रह के। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है आपको इंग्लिश सीखने में। तो और ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम से तैयारी करें या इंग्लिश मीडियम से तैयारी करें। तो देखो, इसका सिंपल एक आंसर है कि आपने जिस मीडियम में 11वीं 12वीं किया ना, उसी मीडियम से तैयारी करनी चाहिए। मीडियम तैयारी के टाइम पे चेंज करने में बहुत दिक्कत होगी। तो क्योंकि ना महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि आप किस मीडियम से तैयारी कर रहे हो, महत्वपूर्ण ये होता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो नीट निकालने के लिए, और आपका नीट निकला या नहीं निकला। ये मतलब नहीं है कि चाहे आप हिंदी से पढ़ लो, चाहे आप इंग्लिश से कर लो, आपको बस नीट निकालना है। अब वो चाहे आप हिंदी में तैयारी करके निकालो चाहे इंग्लिश में, बट आपको नीट निकालना है। तो मेन ये है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ना अपने दिमाग से जितने फालतू की चीज़ें ना, हिंदी इंग्लिश ये सब निकाल दो, और बस अपनी नीट की जो पढ़ाई है ना उसी पे ध्यान लगाओ। फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए। देखो एक बात है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे एमबीबीएस की तैयारी के दौरान कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई सबको दिक्कत होती है, तो मुझे भी दिक्कत हुई, जैसी कि छोटी छोटी चीज़ होती हैं बहुत सारी, उन चीज़ों को लेकर दिक्कत हुई। तो एक बात ये होती है कि लाइफ में कोई भी स्टूडेंट हो, जब उसको दिक्कत आती है ना, तो उसको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है काफ़ी टाइम जो उसे समझाए या गाइड करे। अब क्या हो सकता है, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये आपके सीनियर्स हो सकते हैं, ये आपके टीचर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर जिसके पास कोई नहीं होता, उसको फिर थोड़ी दिक्कत तो होती है। कोई तो होना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुने, उसका सलूशन आपको बताए। देखिए मेरे साथ भी था भाई, मेरे पास टीचर्स तो हमारे थे, पर टीचर्स के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपकी छोटी छोटी बातों को सुने, उनका समाधान करें। तो हुआ क्या कि मैंने अपने एक भैया से बात की। तो एक चीज़ होती है, एक ना एक करियर काउंसलर होते हैं, ये बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और आजकल तो क्योंकि ऑनलाइन है, तो काउंसलर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो वो आपको बेटर काउंसिल कर सकते हैं। तो मेरे एक भैया थे, उन्होंने मुझे काउंसलर से मिलवाया जो जो कि ये एमबीबीएस के फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट था। ये लगभग आज से 16-17 साल पहले की बात है। और तब मुझे याद है कि देखो फ्री में तो कोई देखता नहीं है, काउंसलर्स की अपनी फ़ीस होती है। तो उस समय मैंने 1,000 रुपये खर्च किए थे उनसे, लगभग 1-2 महीना मैंने उनसे काउंसलिंग ली थी। वो मुझे काफ़ी गाइड करते थे, तो उसमें मैंने लगभग 1,000 रुपये खर्च किए थे। तो और एक आपको एक स्टोरी मैं बताता हूँ कि भाई ये 1,000 रुपये आए कहाँ से। तो घर में से तो इतने पैसे मिलते नहीं थे, इतना पैसा था नहीं। तो ये ना, ये नोएडा का गोल्फ कोर्स है। तो नोएडा के गोल्फ कोर्स में क्या होता है कि लोग गोल्फ खेलने आते हैं। तो मैं अपने खाली टाइम में क्या करता था, मैं भी और भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनको पैसे चाहिए होते हैं, वो इस गोल्फ कोर्स के बाहर आके हम लोग खड़े हो जाते थे। तो जो गोल्फ खेलने आता था ना, वो ये बॉल होती है, बॉल से गोल्फ खेलते हैं। जो आपने देखा होगा, तो बॉल मारते हैं तो बॉल बहुत दूर जाती है, तो बॉल को उठा के लाना होता है। तो वो हम लोगों को अपने साथ ले जाते थे, और हम लोग उनकी किट पकड़ते थे, और जो वो बॉल मारते थे ना, तो उनकी बॉल उठा उठा के उनको देते थे। तो वो लोग 2-3 घंटा खेलते थे, और 2-3 घंटा खेलने का वो लोग हमको लगभग 100 रुपये 150 रुपये ऐसे दे के जाते थे, क्योंकि गोल्फ खेलने वाले लोग ना काफ़ी अमीर होते हैं। तो ऐसे बीच बीच में जाके मैं अपनी काफ़ी पॉकेट मनी वहाँ से इकट्ठा कर लेता था। तो ये एक स्टोरी थी। तो मैं तो देखिए, जब ज़रूरत आती है ना इंसान को, इसका जो कंक्लूजन ये है कि जब ज़रूरत आती है तो इंसान अपने रास्ते खोजता ही है। भाई मुझे पैसे चाहिए थे, कुछ पैसे चाहिए थे, तो मैं यहाँ जाता था। तो इसी तरीके से हर किसी को अपने रास्ते खोजने होते हैं। और मैं आज भी मानता हूँ कि वो जो मैंने जो 1,000 रुपीज़ जो खर्च किए थे ना करियर काउंसलिंग पे, उन्होंने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया। मेरी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी इंग्लिश को लेके, एमबीबीएस को लेके, मेडिकल कॉलेज को लेके, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे गाइड किया। एक्चुअली वो जो मेरे मेडिकल जो काउंसलर थे ना, वो इसके जो मेडिकल जो फील्ड होता है, एमबीबीएस जो होता है, वो उसके काफ़ी एक्सपर्ट थे, उन्हें काफ़ी ज्ञान था। और मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग भी अगर कोई काउंसलर हायर करते हैं, अगर किसी के पास कोई गाइडेंस नहीं है, पेरेंट्स उतना एजुकेटेड नहीं है जैसे हम लोग के साथ था, तो आप ऐसे ही करियर काउंसलर को चुनें जो कि मेडिकल में एक्सपर्ट हो। ओके, तो वो इतने अच्छे से ना मेरी हर एक समस्या को सुनते थे,
और उन्होंने मुझे इतने अच्छे समझाया, मुझे आज भी याद है, उसके बाद मुझे कभी दिक्कत नहीं होती थी। तो क्योंकि देखो कभी कभी ना बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको डिस्कस करनी होती हैं, तो वो एक करियर काउंसलर जो मैंने फील किया वो बड़े अच्छे से सुनता है आपकी बातों को, और वो लोग इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट भी होते हैं। तो मैं आपसे भी यही बोलूँगा कि आप लोग को जब भी कोई टेंशन हो ना, तो आप भी ना किसी सीनियर की हेल्प लो। ऐसा नहीं है कि भाई आप हर कोई काउंसलर ही लो, पैसे दो, बट मैं बोलूँगा कि किसी की भी हेल्प लो, और अगर दिक्कत आती है तो करियर काउंसलर की भी हेल्प लेनी चाहिए। क्या दिक्कत है? अगर 500-1000 रुपया दे के आपको कोई अच्छी गाइडेंस दे दे तो उसमें दिक्कत क्या है? तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, या किसी को बहुत दिक्कत आ सकती है आती है तो हम लोग को पूछे, हम लोग बताएंगे भाई कहाँ अच्छे करियर काउंसलर्स हैं। तो क्योंकि ना छोटी सी भी गाइडेंस ना आपको बहुत ज़्यादा फायदा कर सकती है। तो इसका ये जो आज जो हमने डिस्कशन किया, इसका जो कंक्लूजन है वो पूरा सार यही है कि देखो आपको चिंता नहीं करनी। चिंता अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। आपको बस अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान लगाना है। अगर आपको कोई भी टेंशन होती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढना है। और सोल्यूशन कैसे होगा? चाहे टीचर से बात करो, सीनियर से बात की जाए, करियर काउंसलर से बात की जाए, बट उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना है, ना कि उसमें दिमाग लगा के पूरी की पूरी टेंशन लेती जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।